हेलो फ्रेंड्स। आज चूंकि 23 दिसंबर है, पूरे भारत के अंदर किसान दिवस फार्मर्स डे मनाया जा रहा है। तो आज एक टॉपिक लिया है किसानों से संबंधित, हरित क्रांति। पहले तो इसका हम विश्व के अंदर इतिहास देखेंगे कि इस शब्द का जो जनक है या हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत के अंदर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, भारत के अंदर कैसी परिस्थितियाँ थी जिससे कि आह्वान मिला कि हरित क्रांति भारत के अंदर की गई। फिर उसके बाद हरित क्रांति होने के बाद क्या क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव पड़े, हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे, नकारात्मक प्रभाव क्या थे, यानी पूरा टॉपिक डिटेल के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानते हैं। इतिहास जानने के लिए हम लौटते हैं 1945-46 के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब अमेरिका ने जापान को पूरी तरह तबाह कर दिया था। तो जापान के अंदर एक आम चर्चा थी या विचार था कि जापान को किस तरह दोबारा पुनर्निर्माण जापान का किया जा सकता है। तो इसके लिए एक जो अमेरिका के जो कृषि सेवा अधिकारी थे, उन्होंने एक सुझाव दिया। पहले तो उनका नाम जान लेते हैं। सेसिल सैलमोन उनका नाम था। इन्होंने सुझाव दिया कि हम कृषि की उपज को बढ़ाकर जापान को दोबारा खुशहाल कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक किस्म तैयार की गेहूं की, जिसका नाम था नोरिन नाम की एक किस्म तैयार की। इसके अंदर क्या था कि इसका जो गेहूं का दाना होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उत्पादन क्षमता इसकी तब क्या थी, कम थी। लेकिन जो दाने पैदा हो रहे थे वो काफ़ी बड़े थे आकार के अंदर। तो यहाँ से इनको ऐसा लगा कि इसके अंदर यदि और सुधार किए जाएं इस नोरिन किस्म के अंदर, तो इसके लिए उन्होंने इसे अमेरिका की ओर भेजा ताकि इसका वहाँ पर और ज़्यादा विकास किया जा सके। 13 सालों तक लगातार इसके ऊपर अनुसंधान चले। उसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म तैयार की जिसका कि नाम गैंस रखा गया। तो इस गैंस किस्म का जो दाने हैं वे काफ़ी बड़े होते थे, इसकी उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक थी। तब एक नाम आता है जिन्हें कि हम हरित क्रांति का जनक मानते हैं पूरे विश्व के अंदर, जो कि प्रोफेसर थे अमेरिका के, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने क्या किया, इस गैंस किस्म को और जो मैक्सिको की एक किस्म थी, मैक्सिको के अंदर जो सबसे अच्छी किस्म थी गेहूं की, इन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड बीज तैयार किया गेहूं का। उससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई और पूरे विश्व के अंदर खासकर गेहूं की इसने दशा बदल कर ही रख दी। तो इसका श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये था इसका इतिहास कि किस तरह जापान से शुरू होते हुए अमेरिका के अंदर मैक्सिको और गैंस, इनके जो उच्च स्तरीय बीज थे गेहूं के, वहाँ से मिलाकर एक अति हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार की गई। इसे HYV कहा जाता है, उच्च उत्पादकता किस्म गेहूं की। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। अब देखते हैं भारत के अंदर इसकी पृष्ठभूमि, यानी भारत के अंदर ये बीज कैसे पहुंचा और क्या इसकी ज़रूरत थी। भारत में भी अनाज उत्पादन की स्थिति बहुत दयनीय हालत में थी, खासकर जब अंग्रेज़ों का शासन था। जैसे बंगाल के अंदर बार बार अकाल पड़ रहे थे। 1946-47 के दौरान तो 30 लाख लोग बंगाल में अकाल के कारण मारे जा चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो कृषि नीतियां थी वे बहुत ज़्यादा निष्प्रभावी थी, उसके अंदर कोई उत्पादन नहीं होता था। इसी तरह सिंचाई सुविधाएं मात्र 10% क्षेत्र को, जितना कृषि क्षेत्र है उसका 10% हिस्सा ही केवल सिंचाई की जाती थी, बाकी वर्षा के भरोसे था। और वर्षा का पैटर्न हम जानते हैं कितना अनियमित होता है। इसी तरह उत्पादन की बात करें तो गेहूं और धान, इन दो फसलों को ही हम लें तो इसके अंदर प्रति हेक्टेयर 8 किलोग्राम ही उत्पादन हो पाता था, यानी 2.5 एकड़ के अंदर 8 किलोग्राम पैदावार की औसत थी गेहूं और धान की, आज जो कि औसत क्विंटल्स के अंदर जा पहुंची है। इसी तरह उर्वरकों का प्रयोग जो भारतीय किसान थे वे जानते ही नहीं थे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये क्या होते हैं। इनकी भी जो औसत जो प्रयोग था ये भी बहुत कम था, नाम मात्र ही था। उर्वरकों की भयंकर कमी थी। जो भी उर्वरक थे वे रोपण फसलों के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, यानी रोपण फसलें हम जानते हैं चाय, कहवा, रबड़, अनानास, उनके अंदर तो फिर भी कुछ न कुछ जो उर्वरक है वो डाल दिए जाते थे। तो इन सब ये क्या थे, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे भारत के अंदर हरित क्रांति की। फिर 1960 के मध्य
जब दोबारा बंगाल के अंदर अकाल की स्थितियां बनने लगी, यानी बहुत न्यूनतम उत्पादन था, खाने के लिए बिल्कुल अनाज भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। हालांकि सरकार ने प्रयास भी किए कि हम सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, अनेक नहरी परियोजनाएं सरकार ने शुरू की, उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। तो 1960 के मध्य के अंदर सरकार को मजबूरन विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ा, गेहूं का बीज मंगाना पड़ा, वही जो कि मैक्सिको और अमेरिका के अंदर तैयार हुआ था। हाई यील्डिंग हाइब्रिड जो बीज था, वैरायटी थी। तो इसके इस्तेमाल से जो भारतीय कृषि की दशा है वो बिल्कुल ही बदल गई। इसलिए हरित क्रांति के लिए इस बीज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में इसको लेके आने वाले कौन थे, उसका नाम भी हम जानते हैं, एस स्वामीनाथन कहा जाता है। लेकिन यदि पूछे इसका जनक कौन था, तो इसका जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ही थे। भारत के अंदर इसके जनक हम एस स्वामीनाथन का था, और उस समय मंत्री थे भारत के अंदर, खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। इन्होंने ही स्वामीनाथन की जो सिफारिशें थी उनको लागू किया। 7 राज्यों के अंदर 7 ऐसे ज़िले चुने गए जहां पर इस बीज की आयातित जो बीज था इसका प्रयोग किया गया, और रिजल्ट थे वो काफ़ी बेहतर थे। यानी बहुत थोड़े समय के अंदर ही जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कुछ ही सालों के अंदर भारत अनाज मामले के अंदर आत्मनिर्भर हो गया। फिर सरकार ने सिंचाई क्षेत्रों की ओर और बढ़ावा दिया, उर्वरकों की कमी को भी पूरा किया, इसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाने लगी। फिर इसके क्या प्रभाव पड़े वो हम आगे देखते हैं। तो ये इसका एक मोटी मोटी पृष्ठभूमि थी भारत के अंदर हरित क्रांति के आगमन की। आइए हरित क्रांति के कुछ आर्थिक और सामाजिक प्रभाव देखते हैं। ऐसे आर्थिक प्रभावों के अंदर पहला उत्पादन के अंदर वृद्धि। ये सबसे सुखद परिणाम इसका कहा जा सकता है कि हमें जो पहले हम अकाल की स्थिति के अंदर थे, उसके बाद हम गेहूं और धान का जो निर्यात करने की स्थिति के अंदर पहुंच गए थे, ऐसा इसका आर्थिक प्रभाव है। जैसे 1968 के अंदर ही हमने 170 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया था, यानी उस समय ये सर्वाधिक था। उसके बाद फिर हम इससे आगे बढ़ते गए लगातार, तो ऐसा उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ। फिर दूसरा है मशीनीकरण। किसानों को अब विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, ट्यूबवेल हैं, पंप है, इन सब का प्रयोग किसानों ने करना शुरू किया। तो इससे एक तो इनका समय बचा, और दूसरा लेबर यदि कम है तो भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते थे कृषि के जो इसका मशीनीकरण के कारण। फिर से संबंधित उद्योगों का विकास। कृषि से संबंधित जो भी उद्योग थे, चाहे हमने मशीनीकरण उद्योग देखा, या किसानों को अच्छे क्वालिटी के बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशी चाहिए, या अन्य कोई केमिकल्स हैं, उन सभी से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ। फिर उससे रोजगार के भी नए सृजन हुए। इसी तरह परिवहन सुविधा। चूँकि किसान पहले तो केवल खुद के लिए ही पैदा कर पाते थे, जितना हो जाता है वही केवल खाने के लिए ही होता है, वो भी अच्छी बात थी, नहीं तो वे भूखे मर जाते थे। अब क्या था, किसानों को क्या है, चूँकि उत्पादन सरप्लस हुआ, ज़्यादा होने लगा, तो उसे मंडियों में बेचने के लिए किसानों को क्या चाहिए, परिवहन सुविधा चाहिए। तो सड़कों का विकास हुआ, किसानों को विभिन्न अनाज मंडियों के अंदर उनके साथ जोड़ा गया, किसानों को बिजली दी गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बिजली भी इसी दौरान आई। तो ये सब क्या है, ये आर्थिक प्रभाव हैं। उचित मूल्य, एमएसपी की शुरुआत भी उसी दौरान हुई। किसानों को एक प्रकार का प्रोत्साहन राशि दी गई कि आपको कम से कम इतना मूल्य तो मिलेगा ही अगर आप कोई फसल का उत्पादन करते हैं। तो इसी प्रोत्साहन के द्वारा उनको ये उचित मूल्य एमएसपी दी गई। अन्य वित्तीय सहायताएं उसी दौरान, हम 1970 से 80 के दशक की बात कर रहे हैं, उसी दौरान किसानों को जो भी ऋण चाहिए, जैसे कोई भी मशीनरी खरीदनी है या अन्य जो भी उपकरण चाहिए, तो किसानों को ऋण चाहिए, क्योंकि किसानों के पास तब उतना पैसा नहीं था। वह शुरुआती दौर था एक कृषि के विकास की ओर। तो उस दौरान उन्हें जो भी वित्तीय सहायता चाहिए उनके लिए कई प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सहकारी सोसाइटीज़ बनाई गई, ताकि किसानों को आसानी हो सके वित्तीय कामों में। इसी तरह रोजगार भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि जब इसका उत्पादन बढ़ता है, मशीनीकरण बढ़ता है, तो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या से, लाखों की संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, उन राज्यों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर आए और आज भी आते हैं। तो ये क्या है, उनके लिए रोजगार के अवसर भी। तो ये सभी हम आर्थिक प्रभावों के अंदर लिखेंगे। इसी तरह कुछ सामाजिक प्रभाव भी हुए
क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो आर्थिकता ही तो कंट्रोल करती है, और जब पैसा आता है किसी के पास तो फिर उसके सामाजिक मायने बदलते हैं, एक ट्रांजिशन होता है। जैसे पहला है कि बाजारोन्मुख समाज, इसकी स्थापना हुई। पहले जो ग्रामीण समाज था वो अपने खेत के अंदर जो भी काम किया है कृषि से संबंधित, फिर वापस अपने घर, उसका एक सीमित दायरा था, उसके अंदर गति नहीं थी समाज के अंदर। लेकिन इतने जब आर्थिक प्रभाव हुए, आर्थिक सुधार हुए उनके लिए, तो उसका जो मुख है वो बाज़ार की तरफ हुआ। और बाज़ार जब हम जाते हैं तो अनेक प्रकार की चीज़ें अंतर्मिश्रित हो जाती हैं। जैसे हम शहर जाते हैं गांव से, तो शहर के लोग हमसे, हमारा जो ग्रामीण समाज है उसका जीवन यापन के तरीके हैं, हमारी बोलचाल है, वह सब चीज़ें सीखते हैं। उसी तरह हम शहर से अनेक चीज़ें हैं वो अपने साथ गांव में ले आते हैं। तो बाजारोन्मुख समाज बना, ये इसका सामाजिक प्रभाव था। इसके साथ ही एकल परिवार की जो संरचना है वो यहीं से डलनी शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले संयुक्त साझे परिवार होते थे, सब मिलजुल कर कृषि करते थे। लेकिन अब जब पैसा बीच में आ जाता है तो वह एकल परिवारों को जन्म देता है। समय केंद्रण की भावना आती है कि मैं खुद इकट्ठा करूं जो भी मेरे पास संसाधन है। तो एकल परिवारों की नींव यहीं से शुरू हुई। वस्तु विनिमय का अंत हो गया, जो बार्टर सिस्टम था। हम पहले क्या करते थे, जो भी अनाज था जो हम किसी व्यापारी को देते थे, बदले में उससे चीज़ें लेते थे, पैसा नहीं था। तो वस्तु विनिमय सिस्टम का अंत हुआ, अब पैसा प्रधान हो गया था। ग्रामीण समाजों के अंदर भी कुछ असमानताएं भी जन्मी, क्योंकि ये चीज़ें थी जो उचित मूल्य है या मशीनीकरण है, ये क्या था, बड़े किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था। छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, वे मशीनीकरण का फ़ायदा नहीं ले सके, वे इतने सक्षम नहीं थे कि वित्तीय सहायता भी लें और मशीनों को खरीद सकें। तो कुछ असमानताएं भी उत्पन्न हुई, यानी इसके अंदर भी दो वर्ग बने। एक तो धनी कुलक जो किसान है वे पैदा हुए, जो धनी थे, और बाकी किसान बेहद गरीब रह गए। तो यह असमानता भी उत्पन्न हुई। इसी के साथ जब ग्रामीण समाजों के अंदर पैसा आया, मशीनों ने समय की बचत की, तो क्या हुआ, नशाखोरी, शराब, इनका भी प्रचलन हुआ। तो यहाँ से कुछ एक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो ये इसके सामाजिक प्रभाव हैं। अब इसके राजनीतिक प्रभाव देखते हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं। अब इसके राजनीतिक प्रभावों की चर्चा करते हैं। पहले तो कि छोटे तबके की हिस्सेदारी बढ़ी। पहले यह था कि जो भी अमीर वर्ग का व्यक्ति था, केवल वही, या जिनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती थी, वही व्यक्ति राजनीति के अंदर आगे आ सकता था। लेकिन अब किसानों के पास भी पैसा आना शुरू हुआ, तो छोटे तबके के जो किसान थे दूरदराज के हिस्सों के, उनको भी एक व्यापक पहचान मिलनी शुरू हुई और उनकी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, क्योंकि शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, समाजों की उन्नति हुई। तो लोगों को खुद पता चला कि राजनीति चीज़ क्या होती है, शासन क्या होता है, यानी उनका एक संपूर्ण हम मानसिक विकास कह सकते हैं। तो उसके अंदर राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, तो किसानों ने खुद भागीदारी लेना शुरू की। जैसे जो चौधरी चरण सिंह थे, जिनका कि आज जन्म दिवस है और हम किसान दिवस मना रहे हैं, तो वे क्या थे, किसान तबके से आते थे, किसान बैकग्राउंड से आते थे। तो इसके अतिरिक्त किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हुई। पहले उनको एक हाशिए पर धकेल दिया जाता था, क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा आर्थिक उन्नति नहीं थी, सामाजिक उन्नति नहीं थी। तो जब पूरी तरह वे उन्नत होते हैं तो वे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के अंदर पहचाने जाते हैं, या यूँ कहें कि वे एक तरह के वोट बैंक का काम करते हैं कि अब उनके पास वोट है, तो राजनीतिक पार्टियां भी उनके मुद्दों को उठाती हैं बार बार, ताकि हमें उनका वोट प्राप्त हो सके। तो ये एक राजनीतिक प्रभाव पड़े हरित क्रांति के। अब इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो गैर खाद्यान्न अनाज इसके अंदर शामिल नहीं किए, यानी जो भी दलहन है, तिलहन है, या जो भी व्यावसायिक फसलें थी, रबड़ है, कपास है, जूट है, गन्ना है, उनको शामिल नहीं किया गया। केवल खाने वाले जो अनाज थे उनको ही रखा गया, मोटे अनाजों को दरकिनार किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय असमानताएं भी इससे काफ़ी फैली। आज भी यदि हम पूरा एक भारत के मानचित्र के ऊपर जब हरित क्रांति के प्रभावों को देखें तो 40% क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर कि हरित क्रांति आई है, 60% अभी भी इससे अछूता है। ये तो खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के अंदर हरित क्रांति का असर ज़्यादा है। बाकी इलाके हैं जो असम है, या पूर्वोत्तर भारत की बात करें, या दक्षिण के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया हरित क्रांति के अंदर।
इसी तरह रसायनों का व्यापक प्रयोग हुआ है, खासकर नाइट्रोजन का। एक तो किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कितना इस्तेमाल करना है, इससे क्या प्रभाव होता है, तो ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में किसानों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। उससे पर्यावरण और मिट्टी पर कुप्रभाव भी पड़ा है। पानी की खपत बढ़ी है, क्योंकि हरित क्रांति की जो फसलें हैं वो खासकर जल प्रधान फसलें हैं, तो खासकर इसके फिर क्या है, जो ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है तो उससे किसानों ने बहुत ज़्यादा दोहन किया है नीचे के पानी का। तो पंजाब के अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर सर्वाधिक कमी पानी की, भूजल की पंजाब के अंदर हो रही है, और मृदा का जो क्षारीय है वो भी, क्षारपन भी बढ़ रहा है। यही मिट्टी पर प्रभाव है कि जितना ज़्यादा हमने खासकर एक ही एक फसल को जब हम बार बार बोते हैं, पूरे वर्ष के अंदर वही चक्कर, वही अगले वर्ष फसलें, वही अगले वर्ष, तो उसकी जो बेनिफिशियल पाइथोजेंस होते हैं, जो मिट्टी के हम कहें कीट मित्र होते हैं जो मृदा के, वे समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी का हम कहें कि क्षारीय मान है वो बढ़ जाता है, पीएच मान 7 से ऊपर हो जाता है, फिर उससे अन्य समस्याएं होती हैं, तो कुप्रभाव पड़ता है, उत्पादन गिरता है। इसी तरह स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने रसायन प्रयोग किए हैं, मोनो है या अन्य जो भी रसायन हम मिथाइल है, जो भी हमने प्रयोग किए हैं खासकर पंजाब हरियाणा और इन इलाकों के अंदर, तो उससे क्या है, कैंसर, गुर्दे फेल होना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो इनकी संख्या है मरीजों की बढ़ रही है। जैसे हमारे यहाँ से एक रेलगाड़ी जाती है बीकानेर, जहाँ पर कि कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो उस रेलगाड़ी के अंदर इतने ज़्यादा कैंसर के मरीज होते हैं कि स्थानीय लोगों ने तो उस रेलगाड़ी को कैंसर एक्सप्रेस नाम देना शुरू किया। तो ये हम देख सकते हैं स्वास्थ्य के जो प्रभाव हैं, हम देख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति के। तो ये हमने प्रभावों की चर्चा की, हरित क्रांति को देखा। अब निष्कर्ष के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? एक चीज़ तो आप मेंशन करेंगे कि खासकर विकासशील देशों के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है उसको उसने सुनिश्चित किया। अब उन्हें भूखे मरने की आवश्यकता नहीं थी। विकासशील देशों को, जो बिल्कुल ही गरीब देश हैं वे तो आज भी भूखे मर रहे हैं। जैसे सोमालिया के अंदर वर्तमान के अंदर भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है और लगभग 7 मिलियन लोग, 70 लाख लोग इस समय कगार पर हैं कि वे भूख से मर जाएं। तो वो तो बिल्कुल एक गरीब देश है। बाकी विषयों को भी हालांकि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन विकासशील देशों के अंदर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया हरित क्रांति ने। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इससे अब जो आगे के जो नीति निर्माता हैं किसी भी देश के, विकासशील देश के, उनको चाहिए कि पूरे देश के अंदर ये जो क्षेत्रीय असमानताएं न हो, पूरे देश के अंदर उसका अब विस्तार है हरित क्रांति का होना चाहिए। पीछे जो भी हमने गलतियां की है हरित क्रांति के विकास के दौरान, उसको अब हमें ठीक करना होगा। तो दूसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे। और तीसरा, एक इसकी सतत पोषणीयता आती है, जो कि इन पर, मृदा पर और स्वास्थ्य पर, इन प्रभावों को, पानी को बचाते हुए एक सुनियोजित विकास की हरित क्रांति के अंदर आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।